भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव का अब एक नया दौर हम देख रहे हैं अपने सामने। आज ये खबर आई है कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा को भारत ने रिकॉल कर लिया है, उन्हें हिंदुस्तान वापस बुला लिया है। भारत सरकार का ऐसा कहना है कि ये सारी कार्रवाई तब की गई है जब कनाडा से एक इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू भारत सरकार को ये बताया गया कि हमारे उच्चायुक्त और उनके स्टाफ में कुछ लोग पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट थे एक इन्वेस्टिगेशन में कनाडा में। ये बात भारत को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं थी कि उनके उच्चायुक्त के बारे में इस भाषा में बात हो, इस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, और इसको प्रोटेस्ट करने के लिए सारी कार्रवाई दिल्ली में भी हुई है और कनाडा से भी उच्चायुक्त को अब वापस बुला लिया गया है। इस डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए और इनकी निटी-ग्रिटीज़ क्या हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ शशांक हैं। शशांक प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इंडिया टुडे ग्लोबल में और इंटरनेशनल अफेयर्स में जब जब ललन टॉप को ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा वक्त हमें भी देते हैं। थैंक यू शशांक। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि आज जब स्टेटमेंट आया MEA का, दो चीज़ों पर लोगों का काफ़ी ध्यान गया कि एक तो जिस डिटेल में इंडियन रिस्पांस में घटनाओं का विवरण है, और दूसरा जिस लैंग्वेज में, उसमें काफ़ी एग्रेशन और काफ़ी ऐसा दिख रहा था कि काफ़ी नाराज़ होने के, जो कि जनरली डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इतना आगे जा कर के बात नहीं की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीज़ें थी जिसने इंडिया को इतना ज़्यादा एजिटेट किया है कि हमने वो स्टेटमेंट देखा? जी देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये मामला जो है कनाडा और इंडिया के बीच पूरा मतलब 1 साल तक चल रहा है। आपको याद रहा होगा कि जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर जो एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका कत्ल हुआ था कनाडा में, और उसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जो हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भरी सभा में पार्लियामेंट में कनाडा में आकर उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंट्स हैं जो जिनके लिंक्स हैं भारतीय सरकार के साथ, उन्होंने उनका हाथ मिला हुआ है इस असैसिनेशन में। तो उसके बाद भारत और कनाडा के बीच इस मामले पे काफ़ी मतलब बैक एंड फोर्थ हुई है। उन्होंने कहा, भारत ने कहा है कि देखिए, आप खुद उग्रवादियों और कट्टरपंथियों का आप समर्थन करते हैं, इंडिया में आप उनको सपोर्ट करते हैं। हमने बारों बार आपसे ये बात की है कि देखिए, आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हमारे हाई कमिश्नर इस असैसिनेशन प्लॉट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं कई हाई कमिश्नर्स और कई डिप्लोमेट से पिछले आज उनसे बात की है मैंने, और उनके पास ये पूरी तरह से एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। मैंने उनको बोला कि आपने कभी भी अपने पूरे करियर में भारत को इस तरह से किसी और दूसरे देश के बारे में बात करते हुए देखा है? और उन्होंने कहा, हमने कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि हमने पूरे खुलेआम कहा है कि कनाडा उग्रवादियों का समर्थन करता है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का सपोर्ट करता है, जो हम पाकिस्तान के बारे में ही कहते हैं और दूसरे देशों के बारे में नहीं कहते। फिर मैंने कहा कि आपने अब अपने हमें हाई कमिश्नर संजय वर्मा को आपने विड्रॉ किया है। ये कभी कैसे हुआ है? पाकिस्तान के साथ ही हुआ है, जब एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी 2016 में, तब हमने अपने हाई कमिश्नर को विड्रॉ किया था। अब हम कनाडा से हमारे हाई कमिश्नर को विड्रॉ कर रहे हैं। ये टोटली अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब बहुत कम मिसाल है ऐसे हमारी हिस्ट्री में। तो हमें समझना पड़ा कि भारत की ये कड़ी 3-4 दशकों से ये फ्रस्ट्रेशन बनती आ रही है कनाडा के साथ कि आप खालिस्तानियों के खिलाफ जो संप्रभुत्ववादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट हैं कनाडा में, जो भारत के खिलाफ भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं कि आज ही एक पोस्टर निकला था जहां खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो है संजय वर्मा, जो हमारे हाई कमिश्नर है, वहाँ पर उनकी एक तस्वीर डिस्प्ले की गई थी और वहाँ पर बुलेट होल्स दिखाए गए थे उस तरह की। वो इंडिया का मानना है कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप्स है कनाडा में, जिनको खुली छूट मिलती है कनाडा में, जिनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ये भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ खुलेआम धमकियां बना रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि 3-4 दशकों का फ्रस्ट्रेशन है जो आज उभर के हमें आज देखने को मिला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जो इंडियन रिस्पांस है, जो MEA की वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है, उसमें 3 घटनाओं के बारे में वो बता रहे हैं, और उस आधार पे कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जिस तरह के चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, जैसे मुझे नहीं, आप तो कह ही रहे हैं कि कभी इस लैंग्वेज में बात नहीं की है इंडिया ने, एजेंडा जैसे शब्दों को हमने कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स में नहीं देखा। उन 3 घटनाओं के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है? क्योंकि अभी तक ये जानकारी पब्लिक नहीं है कि कनाडा ने इंडिया को जो कम्युनिकेशन किया है उसमें एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था। बस वो पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट वाली बात जरूर बाहर आई है, इंडियन डिप्लोमैट्स के बारे में है। ऐसा कहा गया है कि एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इंडियन रिस्पांस में तो 3 घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। अभिषेक भी इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करेंगे, मैं चाहता हूँ उनके भी अपने जो सवाल हों वो भी आपसे करते रहें। उन 3 घटनाओं को लेकर आप इंडियन रिस्पांस को कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं?
तो देखिए काफ़ी चीज़ों का जिक्र हुआ है स्टेटमेंट में। उन्होंने बात की 2018 जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आए थे इंडिया में। उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक बहुत ही चर्चित और विवादित विजिट था प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का, क्योंकि उस समय जसपाल अटवाल नामक एक शख्स थे जो कनाडा के लिबरल पार्टी के बड़े समर्थक थे, और वो उनको इनवाइट किया गया था एक रिसेप्शन में जब 2018 का विजिट हुआ, जो जस्टिन ट्रूडो और उनकी बीवी सोफी ट्रूडो आई थी उनके उपलक्ष्य में उनके लिए एक रिसेप्शन होस्ट किया गया था कैनेडियन हाई कमीशन में, और जसपाल अटवाल को इनवाइट किया गया था। लेकिन 1987 में जसपाल अटवाल एक खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट थे, खालिस्तानी सपोर्टर थे, और उन्होंने पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर को का वध करने के लिए उनको कन्विक्ट कर दिया गया। तो ये कन्विक्टेड अटेम्प्टेड मर्डर का केस था, और भारतीय मतलब समाज और भारतीय ऑफिशियलडम और नागरिकों का और डिप्लोमेट्स का मानना था कि देखिए हम यही 3 दशकों से कहते आ रहे हैं, 30 साल से मैं कहते आ रहे हैं कि आपकी जो कनाडा की लिबरल पार्टी है, जो जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, उन्होंने जो खालिस्तानी पंथ हैं उनका सपोर्ट लेके वो चुनाव जीतते हैं। ऐसे कई सीट्स हैं जहाँ खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं, उनकी वोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर कनाडा की लिबरल पार्टी को सत्ता में रहना है, उनको पावर में रहना है, तो उनको उनका समर्थन चाहिए। तो कनाडा ने कई ओकेजन्स पे खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनको डर ये है कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो इसलिए भारत ने अपने स्टेटमेंट में वोट बैंक पॉलिटिक्स कहा है कि आपकी सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। तो जसपाल अटवाल को जो इनवाइट किया गया, उनकी फ़ोटो ली गई सोफी ट्रूडो के साथ, जो जस्टिन ट्रूडो की बीवी हैं, और ये पूरा डिप्लोमेटिक स्कैंडल बढ़ गया, नॉट जस्ट इंडिया में लेकिन कनाडा में भी लोगों ने इनका बहुत क्रिटिसिज्म किया कि आप कैसे इस तरह के इंसान को कन्विक्टेड फेलन है, मतलब जो जिस भाषा में कैनेडियंस इस चीज़ को समझते हैं, उनको एक स्टेट डिनर में या रिसेप्शन में बुलाने का कारण ऑब्वियसली इंडिया में तो किसी को नहीं समझ में आने वाला था। दूसरी घटना जी, तो दूसरी भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि 2023 में जो उन्होंने बयान दिया, उसकी भी तो बात हुई है हमारी। और अभिषेक, आप हमें बता सकते हैं कि आप 2020 में जब वो फार्मर प्रोटेस्ट वाली बात हुई थी, तब इंडिया ने कहा था कि आप हमारे इंटरनल मैटर में दखल दे रहे हैं, तो उसको लेकर भी काफ़ी कुछ हुआ, क्योंकि कहा गया कि ट्रूडो अपना जो वोट बैंक है उसको खुश करना चाहते हैं, इस वजह से वो बयान दे रहे हैं। तो वो काफ़ी गहमा गहमी हुई थी, लेकिन बाद में थोड़ा मामला शांत हुआ। लेकिन 2023 में जो हुआ उसके बाद स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि आप देखते हैं निज्जर की हत्या हुई है जून 2023 में। वो बीच में आते हैं G20 में हिस्सा लेने सितंबर में, और उसके बाद जाके वो एक हफ्ते बाद जाके वो संसद में बयान देते हैं। वो उस G20 की मीटिंग में PM मोदी से मिले, उनके साथ बातचीत हुई होगी, और फिर उन्होंने वहाँ पे क्यों मुद्दा नहीं उठाया और वो 3 महीनों तक क्या कर रहे थे, ये किसी के समझ में नहीं आया था। इस मामले पे मुझे एक चीज़ कहनी पड़ेगी कि देखिए ये भी काफ़ी रिपोर्टिंग चल रही थी इस मामले में कि जो जून और सितंबर के बीच जो 3 महीने थे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने अलग अलग देशों के साथ, जो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फाइव आइज जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जहाँ ये 5 देश जो बहुत करीबी एलाइज हैं वो साथ काम करते हैं और इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। तो ये जो निज्जर का केस था जो निकला कनाडा में, हमें जहाँ तक हमें पता है कि ये अमेरिकन सरकार की इंटेलिजेंस थी जो कनाडा की सरकार को दी गई, और उसी के बल पे उन्होंने ये बयान दिया है कि भारतीय एजेंट्स का हाथ है इस असैसिनेशन में। तो जो कनाडा की सरकार करने की कोशिश कर रही थी कि वो अलग अलग वेस्टर्न देशों के साथ, पश्चिमी देश जो हैं उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी कि आप हमारे पक्ष में आ जाएं, हम साथ मिलकर भारत पे दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब ये मामला उभर के बाहर निकला तो पश्चिमी देशों ने कहा कि देखिए भारत और आपके संबंध और हमारे संबंध भारत के साथ बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, हम चीन के खिलाफ उनके साथ हमें एक एलाई की ज़रूरत है, तो भारत ही वो एलाई है, वो ही पार्टनर है। तो आपके पास जो आपके जो द्विपक्षीय प्रॉब्लम्स हैं आप खुद ही हैंडल कर लीजिए, हम अपना देखेंगे, आप अपना देख लीजिए। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि वो 3 महीने के लिए वही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम भारत के खिलाफ अब ये आरोप लगाएंगे और फिर भारत को कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने कुछ बयान निकाले, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बयान निकाले कि देखिए आप ये करें, प्लीज़ उनके साथ उनका सहयोग करें इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन भारत का मानना ये है कि जिस तरह से कनाडा ने खुली आम भरी सभा में कह दिया कि देखिए ये हमारी जान चल रही है, हमें लगता है कि भारतीय एजेंट्स इसमें शामिल हैं, ये इस तरह से इंटेलिजेंस के मामले डील नहीं होते हैं, बहुत बहुत सेंसिटिव मामला है। अगर मैं एक और चीज़ कह सकूं कि
देखिए, इंटेलिजेंस का मामला ये है कि हर एक देश ने कुछ ना कुछ गुनाह किया है इंटेलिजेंस के मामलों में। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने 1950s में हमारी मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को, उन कैंडिडेट्स को पैसा दिया चुनाव में जो वो जिताना चाहते थे। ऐसी कई किताबें लिखी गई हैं जो अमेरिका की CIA ने इस देश में किया है। उन्होंने हमारे खुद के रॉ ऑफिसर्स को सबवर्ट करके मतलब अपने पक्ष में लाया है, उनको पैसा दिया है, हमारे स्टेट सीक्रेट्स चुराए हैं। तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं और ये रशिया और अलग अलग देशों ने किया है और हमने भी दूसरे देशों में किया है। लेकिन एक मेजॉरिटी होती है कि सब देशों को पता है कि हम सब गुनहगार हैं, हम सब मिलके मतलब बिहाइंड क्लोज डोर्स हम ये मामला सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैच्योर देश होते हैं। लेकिन कनाडा, ये जो तहजीब होती है इन मामलों को डील करने में, कनाडा ने उसको टोटली डिसरिगार्ड कर दिया। उन्होंने बोला हम खुलेआम भरी सभा में लोगों को बता देंगे कि इंडिया ने ये किया है। और अब इसके साथ डील करने के लिए भारत को भी एक तरह से ऊंचाई, अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ रही है। भारत को भी इस तरह से जवाब देना पड़ रहा है और वो भी अब पीछे नहीं हट सकते, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि कनाडा की बिल्कुल हैंडलिंग इसमें बिल्कुल गलत रही है स्कैंडल क्राइसिस में। इसी में एक एग्जांपल आता है अमेरिका, जब पन्नू केस हुआ और उसको कहा गया काफ़ी डिसेंट तरीके से हैंडल किया गया और अभी भी किया जा रहा है। तो उसमें और इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं? तो अभी न्यूज़ आई थी कि इंडिया की एक प्रोब टीम जा रही है अमेरिका ये इस पन्नू केस को देखने के लिए। पन्नू की केस अगर मैं आपको फिर से समझा सकूं कि निजर का एक असैसिनेशन वध हो चुका था। पन्नू केस में अमेरिका ने एक केस दर्ज किया है कि देखिए एक इंडियन नेशनल थे निखिल गुप्ता, जो एक असैसिनेशन प्लॉट था। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिक्स फॉर जस्टिस के एक बड़े चेहरे हैं, वो भी एक प्रो खालिस्तान सिंपैथाइजर हैं, उनको मारने का प्लॉट था, एक साजिश थी। और उन्होंने कहा है कि एक ऐसे इंडियन नेशनल थे जिनका एक लिंक था एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से। लेकिन अमेरिका ने बिल्कुल मतलब एक तहजीब से, जो मैं कह रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से इसको हैंडल किया है। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पे भेजा है, उन्होंने भारतीय सरकार से बात की है, वार्ता हुई है दोनों के बीच। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिशियल भेजे हैं, हमने ऑफिशियल भेजे हैं। उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज किया है और हमने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं पूरे खुलेआम। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं कि देखिए हमारे पास सबूत है, ये केस है, ये एविडेंस है। जहां कनाडा के केस में भारत का मानना है कि देखिए आपने ऐसा कोई हमें सबूत नहीं दिया है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार ने ये केस दर्ज किया है, उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट इसको केयरफुली देख रही है। तो मतलब जो जिस तरह अमेरिका ने पन्नू केस को हैंडल किया है, मतलब बहुत डिप्लोमेटिकली उन्होंने बिहाइंड क्लोज डोर्स भारतीय सरकार से बात करते हुए, उनको पता है कि भारत उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है, उन्होंने कहा है कि देखिए एक तरह से हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा ताकि लोगों को ये ना लगे कि यही एक इशू है हमारी पार्टनरशिप में। भारत और चीन पे, क्लाइमेट चेंज पे, कैंसर पे, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जिस पे हम काम करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो पूरा एजेंडा है ये इसी पन्नू केस के बारे में बन जाए। तो एक तरह से हैंडल किया जाता है इन मामलों को जिस तरह कनाडा ने नहीं किया है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमारा कनाडा के बीच बहुत बातें हो रही थी। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, डिफेंस। मैं एक बार कनाडा के किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहा था और वो मुझसे कह रहे थे कि देखिए हम आपके साथ डिफेंस आर्कटिक एक्सरसाइजेस करना चाहते हैं ताकि आप कोल्ड वेदर क्लाइमेट में हमारे साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस करें। तो ऐसा ये जो पूरा एजेंडा था दोनों देशों के बीच अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब हम सिर्फ ये निजर केस के बारे में बात कर रहे हैं। और इसीलिए जिस तरह से अमेरिका ने इसको हैंडल किया है कि देखिए ये इसकी एक जगह है हमारी रिलेशनशिप में और ये पूरी रिलेशनशिप को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि निजर जो केस है, जिस तरह से कनाडा ने हैंडल किया है, रिलेशनशिप को पूरी तरह से इसने अपने छत्रछाया में लाया है। और यही है, जैसे इससे पहले के कई ऐसे इंस्टेंसेस है उसमें, और ये पन्नू वाला केस भी आता है जहाँ पे कोई चीज़ ऐसे पब्लिकली कहने के पहले हिंट्स पास कर दी जाती हैं। जैसे पन्नू के केस में भी कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे जो एक वक्त यूएस में रहे, लेकिन फिर वो जब तक ये केस पब्लिक हुआ तब तक वो इंडिया में वापस आ गए थे। अब वो केस, और जो अरेस्ट हुआ है वो निक गुप्ता इज अ सिविलियन, तो उसमें दोनों तरफ से ग्रेस बचा हुआ है, जो चीज़ हमको कनाडा के कंडक्ट में नहीं दिख रही है। मुझे आप दोनों से एक आखिरी चीज़ ये जाननी है कि अब इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भारत और कनाडा के बीच में तनाव हुआ है तो वहाँ से स्टाफ कम हो रहा है, फिर हम यहाँ से उनके स्टाफ को वापस भेज रहे हैं कि आप पैरिटी लेके आइए। आपको इतना बड़ा डिप्लोमेटिक कोर यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है जब आपके यहाँ पे उतने इंडिया में उतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट या उस तरह का पोर्टफोलियो है नहीं। इस तरह की हमने वीज़ा बैन देखा जो लगाया गया, उसके बाद फिर वो वापस भी लिया गया। इस बार ज़्यादा बड़ी चीज़ हुई है, हमने न सिर्फ अपने हाई कमिश्नर को वापस बुलाया, जबकि उस स्टेटमेंट में हम देखा कि टारगेटेड डिप्लोमैट्स शब्द लिखा है, यानी संजय वर्मा के अलावा भी हो सकता है कि और डिप्लोमैट्स हिंदुस्तान शायद लौट रहे हों। इसके बाद आप कहाँ चीज़ों को जाते हुए देखते हैं, क्या ये चीज़ें और आगे जाएंगी? और दूसरा आप दोनों ये भी बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक डी एस्केलेशन लैडर क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, दो चीज़ें आपने कही। पहले आगे क्या होगा, देखिए जिन डिप्लोमेट से मैंने बात की है उन्होंने कहा है कि देखिए ये मामला का अंत यहाँ पे नहीं है,
उनका मानना है, और जैसा कि मैं हमारे इस शो से पहले मैं बोल रहा था कि अभी कनाडा से एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है, एक बहुत बड़ी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है कुछ 5-6 घंटों में, जो जहाँ कैनेडियन अथॉरिटीज़ बताएंगी कि उनका तर्क क्या है, उनका साइड ऑफ द पिक्चर क्या है। लेकिन जिन डिप्लोमेट से मैं बात कर रहा हूँ उनका मानना है कि देखिए, आप कनाडा के एक्टिंग हाई कमिश्नर और दूसरे डिप्लोमेट्स को भी यहाँ से पुल आउट किया जाएगा, उनको भी वापस बुलाया जाएगा। उनका मानना ये है कि ये मामला का अंत नहीं है। जैसा कि आपने कहा, आपका दूसरा सवाल था कि डी एस्केलेशन। देखिए, डी एस्केलेशन का मामला ये है कि हम इंडिया टुडे ने ही ये रिपोर्ट किया था और पीटीआई ने भी ये रिपोर्ट किया था कि कनाडा के जो इंटेलिजेंस चीफ थे, वो डेविड वेनॉल्ट, वो भी आए थे इंडिया से बात करने के लिए, वार्ता के लिए, कि देखिए हम कैसे इसको डीएस्केलेट कर सकते हैं, कैसे इस मामले पे आगे बढ़ सकते हैं। जब ये सितंबर 2023 में जब प्रधानमंत्री ट्रूडो ने ये बयान दिया था, उसके ठीक बाद इतने तनाव के बीच भी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। तो ऐसे डी एस्केलेशन ऑफ रैम की मीटिंग्स होती रहती हैं, और यही जो कैनेडियन डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस का यहाँ पे विजिट था कुछ 1-2 महीने पहले ही, वो इसी मामले में था कि देखिए हम किस तरह तनाव को कम कर सकते हैं ताकि हम हमारा जो दूसरा बायलैटरल एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है, उन्होंने ये बयान दिया है कि देखिए हमारे पास ऐसा सबूत है, बिल्कुल साफ सबूत है कि आपके लोग इसमें मिले हुए हैं। तो इसके बाद डी एस्केलेशन का कोई मतलब चारा नहीं है, अब डी एस्केलेशन नहीं हो सकता। अब भारत का ये मानना होगा कि देखिए 1 साल में कनाडा में चुनाव होंगे, कंजर्वेटिव्स की सरकार लग रही है आने वाली है और ट्रूडो की सरकार गिरेगी, और उनके साथ हमें बात करना पड़ेगा कि देखिए आप किस परिप्रेक्ष्य में इस रिलेशनशिप को देखते हैं, किस संदर्भ में देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चीन के खिलाफ काम करना चाहें, अगर आप भारत में इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि क्या आप इस निज्जर केस को इतनी बड़ी प्राथमिकता देना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें हो रही थी टॉप सीक्रेट ऑफिशियल्स के बीच, जहाँ जो अब पब्लिक लाइट में आई हैं, वो तो बंद हो जाएंगी, और भारत का ये मानना होगा कि देखिए पॉलिटिकली ऑफिशियल्स तो बात करते रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकली प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ट्रूडो के बीच मुझे नहीं लगता कि इस तरह का समझौता हो सकता है ताकि एक डिसंगेजमेंट या एक डी एस्केलेशन हो। मुझे लगता है कि अब भारत की नीति ये रहेगी कि अब हम कनाडा की सरकार जब ये गिरेगी तभी मामला आगे बढ़ेगा। मैं पूछने वाला था कि क्या अब इस बात का इंतजार होगा कि कनाडा में भी एक लीडरशिप चेंज हो और फिर एक नए फ्रेश फेस के साथ में एंगेज करने के बारे में? जी, जहाँ तक हमें पता है कि कनाडा की जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो अभी विपक्षी पार्टी है, उनके लीडर हैं पियर पोलिवेयर, और वो प्रधानमंत्री ट्रूडो के बड़े ओपोनेंट हैं। और हमें जैसा कि हमें पता है कि जस्टिन ट्रूडो ओपिनियन पोल्स में काफ़ी पीछे पड़ रहे हैं। हमें पता ये भी है कि आज ही ये डेवलपमेंट आई है कि 20 लिबरल पार्टी के एमपी, लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो की पार्टी है, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने स्टेटमेंट साइन किया कि हम चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से निकल जाएं और वो हम एक नए लीडर को इलेक्ट करें, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे हम अगला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको याद रहेगा कि अक्टूबर 2025 से पहले कनाडा के नए जनरल जो उनकी लोकसभा है उनका चुनाव होना है। तो उससे पहले जब तक उनका मानना ये कि हमें जस्टिन ट्रूडो को निकालना पड़ेगा, एक नई लीडर को इलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम चुनाव जीतने का हमारा थोड़ा चांस है। तो आपको दिख रहा है, और मैंने जिन लोगों से बात की, जिन डिप्लोमेट से बात की, उनका ये भी मानना है कि देखिए अगर आपने इस तरह का डेस्परेट मूव बनाया है तो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम फिर भी नेशनल सिक्योरिटी में मजबूत हैं, हम भारत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, हरदीप सिंह निज्जर और सिख जो पंथ है उनके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप एक तरह मजबूत स्ट्रॉन्ग सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इलेक्शन मूव भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमें पता है भारत की यही सोच होगी कि देखिए कनाडा की सरकार बदलने वाली है जब कंजर्वेटिव सरकार आएगी। और मैं अगर 1 और मिनट आपका ले सकूँ, 2000 भारत और कनाडा के बीच जो संबंध थे वो तब सबसे मजबूत तब थे जब पिछली कंजर्वेटिव की सरकार थी। स्टीफन हार्पर ने इंडिया के साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील को साइन किया, और फिर हमने हमारी ट्रेड रिलेशनशिप्स भी बढ़ी, एक ट्रेड एग्रीमेंट पे भी हमारी बात हुई। उन्होंने खालिस्तानियों पे भारत के साथ भारत की सेंसिटिविटीज़ को समझा, और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जब भारत कनाडा की पॉलिटिक्स को देखता है, हम जिन कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हम बड़े अच्छे से हमारे संबंध रहे हैं। और जब 2015 में स्टीफन हार्पर जो जस्टिन ट्रूडो के पहले प्रधानमंत्री थे, वो कंजर्वेटिव थे, और उनका जब दौरा था ऑफिस में, उस समय भारत और कनाडा के संबंध बड़े मजबूत थे। और अब हमें देखने को मिल रहा है कि कनाडा पिछले 10 साल में वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी बैकस्लाइड हो चुकी है। तो इसीलिए भारत का ये मानना होगा कि देखिए अगर कंजर्वेटिव्स इस तरह की सोच लाते हैं, कंजर्वेटिव्स की वोट बैंक खालिस्तानी नहीं है, तो अगर ये उनके लिए इतना बड़ा इशू होने नहीं वाला है, तो एक तरह से हम इस मामले पे काम कर सकते हैं। इस तरह से हम कंजर्वेटिव्स के साथ कुछ समझौता कर सकते हैं और आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ सकते हैं। हम वो चाहते हैं जो हमारे पास 2005 से 2015 के बीच स्टीफन हार्पर के साथ और कंजर्वेटिव्स के साथ था, वो संबंध हम वापस चाहते हैं, वो रिलेशनशिप वापस चाहते हैं। और ये पिछले जो 10 साल थे जस्टिन ट्रूडो के साथ, हम उसको भुला देने के लिए तैयार हैं।
अभिषेक, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? निखिल, हमारी बात हो ही रही थी और अभी अभी खबर आ रही है कि भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। उनको 19 अक्टूबर की रात 11:59 तक भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसमें पीएम मोदी 2 बार मिल चुके हैं और अभी 1-2 दिन पहले वो लाओस में थे ईस्ट एशिया समिट और आसियान समिट के लिए। वहाँ भी ट्रूडो से मुलाकात हुई थी और उनके आने के तुरंत बाद ऐसा कुछ हो जाता है। जैसे पिछली बार आप देख रहे हैं कि सितंबर में जब G20 हुआ उसके 1 हफ्ते बाद वो जाके बयान देते हैं। यानी दोनों नेताओं की बातचीत अच्छी नहीं रही है, या फिर अगर उस मुद्दे पर बात हुई है, और हर बार ये बात होती है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी ट्रूडो से बात करते हैं तो उसमें खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म का मुद्दा भी उठाया जाता है। तो उनके भी सहमति नहीं बन रही है, इस वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। तो उसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम है। आगे हम देख सकते हैं कि वीज़ा बैन हो सकता है, स्टाफ्स को निकाला जा सकता है, और ये बहुत रेयर होता है। उसका मतलब है कि आपके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और बाकी चीज़ों पर भी असर पड़ेगा, जैसे ट्रेड पे, आपके स्टूडेंट रिलेशंस पे, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको वीज़ा मिलने पे, एडमिशन में, बहुत सारी चीज़ों पे ये असर पड़ेगा। और बहुत बड़ी आबादी इंडियन मूल की रहती है कनाडा में, तो वो असर यही मेन पॉइंट ही ये है कि भारत और कनाडा के बीच में रिश्तों में अगर सिर्फ एक चीज़ को ही उसमें बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके उसमें दिखा दिया जाए तो नुकसान इसका ही है। ऐसा नहीं है कि एंगल सिर्फ खालिस्तानी है, वहाँ नॉन खालिस्तानी सिख्स की ही ज़्यादा बड़ी संख्या है। ये एक वोकल माइनॉरिटी है कनाडा में जिनके लिए एक बड़ा मेजर या इमोटिव इशू है, और उन्हीं को कोट करने की जस्टिन ट्रूडो की कोशिश है। वहाँ गुजराती मूल के समाज के लोग भी रहते हैं, वहाँ तमिल लोग भी रहते हैं, वहाँ बाकी जो कौमें हैं हिंदुस्तानी वो भी वहाँ पे बसती हैं। और जैसे अभिषेक बता रहे थे, सबसे बड़ा और इमीडिएट असर तो उन स्टूडेंट्स पे ही पड़ता है, पढ़ने वाला है या पढ़ सकता है, जिनके पेरेंट्स अच्छे मोटे मोटे लोन लेकर के अपने बच्चे को कनाडा भेजते हैं। उनका कोई संबंध इस खालिस्तान के विषय से नहीं। वो चाहते हैं कि बच्चा वहाँ जाए, एक अच्छी डिग्री करे, या तो वहाँ सेटल हो या तो यहाँ आकर के एक अच्छा अपने लिए भविष्य बनाए। तो ये कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा अगर इन सारी चीज़ों पर भी असर पड़ता है। हम उम्मीद रखते हैं कि बेहतर जो बेटर सेंस प्रिवेल्स वाली जो चीज़ है वो दोनों तरफ हो। लेकिन जैसा अभी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बता रहे हैं आपको कि अभी कुछ दिन थोड़े से मुश्किल रहेंगे, इसीलिए लंदन टॉप की नज़र भी इस विषय पे बनी रहेगी। और शुक्रिया शशांक, यू आर वेरी बिजी आज, लेकिन बावजूद उसके आप यहाँ पे आ गए, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। और शुक्रिया अभिषेक आपका भी। इसी तरह के वीडियो प्रेजेंटेशंस इस विषय पर हम बनाते रहेंगे जब तक कि ये विषय चर्चा में उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ।